Hello students, our today's topic is classification and properties of nerve fibers and electrophysiology. In today's presentation, we will study about the classification of different nerve fibers and as well as properties of nerve fibers, and also we will study about the electrophysiology. So let's start the video. ओके तो चलिए कवर करते हैं हम हमारी पहली स्लाइड को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नर्व्स क्या होते हैं। नर्व्स क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। ढेर सारे न्यूरॉन्स जब एक साथ जुड़ते हैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। वही नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स इज मेड अप ऑफ एक्सॉन एंड माइलिन शीट। और ये होते कैसे हैं? लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शंस होती हैं नर्व सेल्स की, जिनको हम नर्व फाइबर्स कहते हैं। अब अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है वो इनका तीन तरीके से है। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन टू सीएनएस, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन के जरिए जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि अपना जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक भेजते हैं, सेंड करते हैं। उनके बेसिस पर कितनी तरीके की नर्व फाइबर्स होती हैं? यहाँ पर तीन तरीके की नर्व फाइबर्स होती हैं। सेंसरी, जिनको एफरेंट नर्व्स भी कहा जाता है, मोटर और इफरेंट नर्व्स, और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उनका काम क्या होता है? दीज नर्व्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स आइदर टूवर्ड्स और इनटू दी सीएनएस। मतलब कि जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो सेंसरी रिसेप्टर्स से कहाँ तक जा रहा है? सीएनएस की तरफ जा रहा है। जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक अगर हमारी स्किन की बात करते हैं या हमारे इंटरनल्स ऑर्गन हो गए, तो ये सेंसेशन दे रहे हैं हमारे सीएनएस तक। और इस जो सिग्नल ट्रांसमिशन है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व। वहीं दूसरा जो मोटर या फिर जिसको हम इफरेंट नर्व कहते हैं, ये क्या है? दीज नर्व्स कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम दी सीएनएस। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं सेंसरी का। इसमें क्या हो रहा है? जो सीएनएस है वो क्या कर रहा है? वो आपके किसी भी इफेक्टर ऑर्गन को, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं या फिर ग्लैंड हैं, उनको क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो सिग्नल्स हैं वो कैरी हो रहे हैं अवे फ्रॉम दी सीएनएस। ओके, the cell bodies of these neurons lie in CNS except from the neuron of the ANS। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वहाँ वहाँ पर छोड़कर बाकी पूरे CNS में हम देख सकते हैं कि जो मोटर या फिर जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे ANS का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको छोड़कर ये बाकी पूरे पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और काम क्या रहेगा इसका? सिंपली काम रहता है कि ये CNS से हमारे इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल ट्रांसमिट करता है। वहीं जो थर्ड अगर हम बात करते हैं नर्व्स की, जो कि है मिक्स्ड नर्व, ये कैसा हो जाएगा? ये दोनों ही होता है। ये सेंसरी इन नेचर भी होता है और ये मोटर इन नेचर भी होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो भी हमारी ऑर्गन है, ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, वहीं दूसरी तरफ सीएनएस से उस इफेक्टर ऑर्गन तक भी हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसको लेकर आता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड नर्व। चलिए सेकंड को हम देख लेते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन टू सीएनएस। जहाँ पर हम सीएनएस के कनेक्शंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ये दो तरीके की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारे सीएनएस में। स्पाइनल नर्व पूरा हमारे स्पाइन में सप्लाई करते हैं जो भी सिग्नल्स हैं उनको। वहीं क्रेनियल नर्व्स क्या है? हमारे ब्रेन में ये सारी जो हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिशन होते हैं ये सप्लाई करते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये दो तरीके से कहलाती हैं, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। वहीं अगर हम तीसरी बात कर लेते हैं, थर्ड जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी। डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी के बेसिस पर ये तीन तरीके से होता है, टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर एंड टाइप सी नर्व फाइबर। जो टाइप ए नर्व फाइबर है ये फास्टेस्ट कंडक्टिंग होता है। इसमें जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उसकी डायमीटर की अगर हम बात करें 12 to 20 म्यूएम होता है, और इनकी कंडक्शन वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि 70 से 120 मीटर पर सेकेंड रहती है। वहीं टाइप बी की अगर हम बात करें, ये माइलिनेटेड फाइबर्स की होते हैं बने हुए, और इनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 3 म्यूएम होता है। कंडक्शन वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये 4 से 30, जो हमारा 4 to 30 मीटर पर सेकेंड रहता है। और टाइप सी जो नर्व है
वो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स की बनी हुई होती है और इसका डायमीटर 0.4 से 1.2 म्यूएम रहता है। कंडक्शन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये 0.5 से 4 मीटर पर सेकंड रहता है। तो इसके बेसिस पर यानी कि कंडक्शन और डायमीटर के बेसिस पर जो हमारे नर्व्स फाइबर होते हैं ये 3 तरीके से होते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और न्यूरो ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? The electrical activity of the nerve fiber undergo a change from its resting state when a stimulus is applied। जब कभी भी एक स्टिमुलस अप्लाइड होता है तो जो नर्व फाइबर होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस क्या होते हैं? जो नर्व फाइबर होती है वो रेस्टिंग स्टेट से हमारी स्टिमुलस स्टेट में आ जाती है। दे रिस्पॉन्ड टू फिजिकल, केमिकल, थर्मो एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई बाय इनिशिएटिंग नर्व इम्पल्सेस। अब ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये हमारे क्या है, एक तरीके से इसका सोर्स इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। इनसाइड द बॉडी अगर हम सोर्सेज की बात करें तो चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, दीज आर आर सोर्स इनसाइड द बॉडी। अगर हम वही बात करते हैं आउटसाइड द बॉडी तो इसमें कौन कौन से सोर्स होते हैं? लाइक टच, लाइट, जो लाइट वेव्स होती हैं या जो सराउंडिंग जो भी हमारा रहता है, जो क्या कर रहा है बाहर की तरफ से जो सिग्नल्स को स्टिमुलस करता है, वो सब क्या है हमारे आउटसाइड द बॉडी आते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या है? जब कभी भी जो हमारा इम्पल्स होता है, सिग्नल जो होता है वो एक्सॉन की थ्रू क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्शन साइट है, साइट ऑफ एक्शन है, वहां तक हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको लेकर जाएगा या कंडक्ट करवाएगा। जो भी स्टिमुलस है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? थर्ड, जो हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड है यानी कि जब पहला सिग्नल जो होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी नर्व एंडिंग तक जाता है, वहीं डेंड्राइट्स के थ्रू जो सेकंड जब हमारा स्टिमुलस आता है तो सेकंड वाले एंड फर्स्ट वाले के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ क्या है? एज पर दिस लॉ, when a tissue is stimulated with threshold or more than threshold strength, the amplitude of response remain the same, but when a stimulus or of less than threshold strength is applied, no response is produced। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी जो टिश्यू होता है वो स्टिमुलेट होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब हमारी जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो जो हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है वो कैसा रहेगा? रिमेन सेम रहेगा। मतलब उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो उसका एम्पलीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे स्ट्रेंथ हमारे सिग्नल की कितनी भी ज़्यादा हो। लेकिन अगर वही स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है तो जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा नन हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समेशन। समेशन में आता है कि जो भी हमारा स्ट्रेंथ है वो अगर लेस स्टिमुलस है या लेस जो थ्रेशोल्ड जो उसकी एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, अगर ये ज़्यादा कंटिन्यू जो हमारा स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू वहाँ से स्टिमुलेट होता जा रहा है, स्टिमुलस जो है स्टिमुलेट होता जा रहा है, लेकिन जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है? वो कम है। तो जब ये ढेर सारे स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे? समेशन हो जाएंगे। जब ढेर सारे स्ट्रेंथ एक साथ हो जाएंगे तब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या कर देगा? वो अपना रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज नोन एज समेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीज ऑफ केमिकल रेगुलेटर्स। केमिकल रेगुलेटर्स का जो रिलीज है वो कहाँ से होता है? वो नर्व फाइबर्स की एंडिंग से होता है, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एज अ रेगुलेटर वर्क करते हैं और हमारे उस जो मोटर एंड होती हैं वहाँ से कंटिन्यू रिलीज होते रहते हैं। ये कौन कौन से न्यूरो होते हैं? लाइक एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर की बात यहाँ पर ये हो गई कि जो हमारे नर्व्स होते हैं उनका जो सेल डिवीजन होता है वो कभी नहीं होता है। मतलब एक जो हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी होती है, वहाँ पर आकर जो सेल का डिवीजन होता है वो रुक जाता है। रेस्ट ऑफ जो हमारी बॉडी है उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, बट जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो आगे चलकर उनका सेल डिवीजन नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो नंबर होता है उनका वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, नाउ हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन।
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन का मतलब हो गया कि न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी है वो किस तरीके से वर्क करती है हमारे ब्रेन के अंदर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अलग अलग साइट पर ले जाने के लिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, जो नोड ऑफ रेनिवियर है इसमें क्या है, एक्सॉन, आप देखो एक्सॉन्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये एक्सॉन्स क्या करते हैं, किसी भी केमिकल स्टिमुलस को या हम कह सकते हैं सिग्नल स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ नर्व सेल्स आर इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। Irritability is a property of a neuron by which it responds to a stimulus and changes it into an impulse, whereas the conductivity is a property of neuron by which it transmits impulses to the muscle, gland or other neurons. जो हमारा इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रिकल, एक हम कह सकते हैं पाथवे है जिसके अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और ये पूरे इवेंट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट कहलाता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी जब कभी भी हमारा जो न्यूरॉन होता है वो किसी भी सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्ड करता है, जब कभी भी इंटरनल चेंजेस होते हैं या एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं वो हमारी इरिटेबिलिटी कहलाती है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, जब कभी भी इम्पल्स हमारा ट्रांसमिट हो जाता है हमारी बॉडी में कहीं पर भी मसल ग्लैंड के अंदर या अदर न्यूरॉन्स के अंदर, तो वो हमारा कहलाता है कंडक्टिविटी। नाउ जो नर्व इम्पल्स होती हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन न्यूरॉन्स, ये दो तरीके से होते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, दीज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जब कभी भी जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है न्यूरॉन्स के बीच में वो कम दूरी का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है, तो उसको हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए यूज किया जाता है वो होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। यही एक और चीज़ आप समझिए कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जिसको RMP बोलते हैं, वो क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हमारी नर्व होती है वो क्या होती है, जब उसके अंदर कोई भी जो हमारा न्यूरो होता है, किसी भी तरीके का सिग्नल या किसी भी तरीके का केमिकल जो होता है वो कन्वे नहीं होता है, तो जो हमारा न्यूरॉन होता है वो रेस्टिंग फेज में आ जाता है, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है हमारा, कि इसके अंदर हमारा कोई भी जो हम कह सकते हैं सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। यही जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ये हमेशा क्या करते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं इस मेम्ब्रेन की थ्रू जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है। जैसे बिल्कुल सेल में होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, इसी तरीके से बिल्कुल ये भी काम करता है, जिसके अंदर जो हम कह सकते हैं ये जो केमिकल्स हैं वो कैसे जो उसका एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसके अंदर हमारे पोटेशियम आयन और जो सोडियम आयन्स होते हैं ये हमेशा रिलीज होते रहते हैं, ठीक है, रिलीज होंगे यानी कि हमारी जो एक्सॉन है उसके अंदर जाना है, एक्सॉन की जो सेल है उसके बाहर जाना, इनके अंदर, और ये जो बाहर का जो प्रोसेस होता है यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम का जो प्रोसेस होता रहता है वो हमारे एक्सॉन यानी हमारी जो न्यूरॉन है उसके अंदर ही होता है। लेकिन जो रेस्टिंग फेज होता है, रेस्टिंग फेज क्या होता है, रेस्टिंग फेज न्यूरॉन्स डू नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स। जब भी कभी रेस्टिंग फेज में रहता है न्यूरॉन तो वो किसी भी तरीके के इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, और ये जो सोडियम और जो पोटेशियम इनका जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो वहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट उस वक्त नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं हम, जो हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल है, ग्रेडेड पोटेंशियल भी देखिए दो तरीके से होता है, हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल एंड डीपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल। हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल क्या हो गया, देखिए सबसे पहले ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ लिगैंड गेटेड और मैकेनिकली गेटेड चैनल्स इन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस गिव राइज टू ग्रेडेड पोटेंशियल। जब कभी भी लिगैंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन या फिर क्लोज होते हैं किसी भी तरीके के सिग्नल्स को क्या करने, एंट्री कराने के लिए, तो उस जो पार्ट है यानी कि उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। इट इज
It is a small deviation from membrane potential that either make the inner lining of the membrane more negative और less negative. जब कभी भी ये more negative होता है तब ये हो जाता है हमारा हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। और जब कभी भी ये लेस नेगेटिव होता है, अंदर की साइड की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं जब ट्रांसमिट होते हैं, तो यह ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन दिखाते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा मतलब अ कंडीशन ऑफ हाइपरपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल अराइज व्हेन इनर लाइनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनर लाइनिंग हो जाएगी तब वो हाइपरपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। वहीं क्या है अदर जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ डीपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल अकर व्हेन द इनर लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन बिकम इवन लेस नेगेटिव। जब लेस नेगेटिव होती है इनर साइड, लेस पोलराइज्ड होती है, तब वो कहलाती है डीपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल। दोनों के ग्राफ भी आपकी बुक में दे रखे हैं, यू कैन सी देयर hyperpolarizing graded potential and depolarizing graded potential. Okay, I hope you all understood that what are nerves and what are the properties of nerves, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी बुक में दे रखी हैं, एंड यू कैन प्रिफर योर नोटबुक फॉर फर्दर डिटेल्ड कंटेंट। थैंक यू।